उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। साझेदारी का अर्थ और उसकी विशेषताएं जानने में, साझेदारी विलेख का अर्थ और उसका महत्व को समझने में, साझेदारी लेखांकन के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों को जानने में, साझेदारी पूंजी खाता तैयार करने की विधियां समझने में, साझेदारों के बीच लाभ के वितरण की अवधारणा की व्याख्या करने में, विभिन्न स्थितियों में पूंजी पर ब्याज की गणना करने की विधियां जानने में, आहरणों पर ब्याज की गणना करने की विधियों का सविस्तार वर्णन करने में, लाभ और हानि विनियोग खाते में समायोजन करने की विधियों की व्याख्या करने में। साझेदारी की प्रकृति। साझेदारी क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग व्यवसाय शुरू करते हैं या स्थापित करते हैं और लाभ और हानि को समान रूप से साझा करते हैं, तो उन्हें साझेदार कहा जाता है और उनके बीच संबंध को साझेदारी के रूप में जाना जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी को उन लोगों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित करता है जो सभी द्वारा या सभी के लिए उनमें से किसी के द्वारा संचालित व्यवसाय का मुनाफा साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। जो लोग एक दूसरे के साथ साझेदारी में हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाता है और संयुक्त रूप से उस साझेदारी को फर्म कहा जाता है। जिस नाम से वे व्यवसाय करते हैं, उसे फर्म का नाम कहा जाता है। साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी फर्म की आवश्यक विशेषताएं हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी शुरू करने के लिए एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। बैंकिंग फर्म में सदस्यों की अधिकतम सीमा 10 हो सकती है, लेकिन अन्य व्यवसायों के लिए अधिकतम सीमा 20 है। समझौता। ये व्यवसाय का लाभ और हानि साझा करने के लिए साझेदारों के बीच समझौता है। ये समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। व्यवसाय। साझेदारी फर्म में करने के लिए कुछ व्यवसाय होना चाहिए। केवल किसी संपत्ति के सह स्वामित्व का अर्थ साझेदारी नहीं है। पारस्परिक एजेंसी। व्यवसाय अन्य की ओर से एक साझेदार द्वारा चलाया जा सकता है या हर किसी द्वारा चलाया जा सकता है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ दूसरे साझेदारों के लिए एक अभिकर्ता भी होता है। साझेदारी की मुख्य विशेषताएं। लाभ साझा करना। व्यवसाय का लाभ और हानि साझा करने के लिए साझेदारों के बीच समझौता होना चाहिए। अगर लोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए कोई फर्म शुरू करते हैं, तो उसे साझेदारी नहीं कहा जाता है। साझेदारों का दायित्व। प्रत्येक साझेदार फर्म के कार्यों, तृतीय पक्ष के प्रति व्यक्तिगत के साथ साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है और ऋण का भुगतान करने के लिए उनकी निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। साझेदारी विलेख क्या है? साझेदारी विलेख साझेदारों के बीच लिखित या मौखिक समझौता है। इसमें समझौते की शर्तें होती हैं। इसमें व्यवसाय के उद्देश्यों, प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी के योगदान,
साझेदारों के बीच लाभ और हानि विभाजन अनुपात, पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज के बारे में सभी विवरण होते हैं। विलेख का प्रारूप उचित रूप से बनाया और स्टैंप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और अधिमानतः फर्मों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए। लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान। साझेदारी खातों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। लाभ विभाजन अनुपात। यदि साझेदारी विलेख में लाभ और हानि विभाजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो उसे साझेदारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। पूंजी पर ब्याज। कोई भी साझेदार सभी साझेदारों की सहमति के बिना व्यवसाय में अपने द्वारा निवेश की गई पूंजी पर किसी भी ब्याज का दावा नहीं कर सकता है। यदि विलेख में किसी ब्याज दर का उल्लेख नहीं किया गया है, तो 6% प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जाएगा। लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान। आहरणों पर ब्याज। जब तक विलेख में उल्लिखित नहीं होगा, साझेदारों द्वारा आहरणों पर ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। प्रवृद्ध राशि पर ब्याज। अगर किसी साझेदार ने निवेश की गई पूंजी के अलावा व्यवसाय को पैसा दिया है, तो उस साझेदार को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिल सकता है। फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक। जब तक विलेख में उल्लिखित नहीं होगा, साझेदार व्यवसाय में किए गए कार्यों के लिए कोई वेतन नहीं ले सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अगर कोई साझेदार किसी भी व्यावसायिक लेन देन से या किसी भी व्यावसायिक संपत्ति का उपयोग करके अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करता है, तो वो फर्म को इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म के अलावा कोई व्यवसाय करता है, लेकिन वो समान प्रकृति का है और फर्म के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो वो फर्म को सभी मुनाफे का भुगतान करेगा। साझेदारी खातों के विशेष पहलू। लेखांकन के अर्थ में हम निम्नलिखित निष्पादन के साथ साझेदारी फर्म को एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के समान मानते हैं। साझेदार के पूंजी खाते का अनुरक्षण, साझेदारों के बीच लाभ एवं हानि का वितरण, पिछले लाभों के गलत विनियोग के लिए समायोजन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन तथा साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण। साझेदारों से संबंधित सभी लेन देन उनके पूंजी खातों के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। इन लेन देनों में पूंजी के रूप में निवेश की गई राशि, लाभ विभाजन, साझेदार का वेतन, पूंजी पर ब्याज और आहरणों पर ब्याज शामिल है। साझेदारों के पूंजी खाते के अनुरक्षण की दो विधियां हैं। साझेदारों के पूंजी खातों के अनुरक्षण की विधियां। स्थिर पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर रहती है जब तक कि समझौते के अनुसार अतिरिक्त पूंजी को सन्निविष्ट न किया जाए अथवा निकासी न की जाए। पूंजी पर ब्याज, आहरणों पर ब्याज, लाभ या हानि की भागीदारी इत्यादि जैसे सभी लेन देन साझेदारों के चालू खाते में दर्ज किए जाते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, जो समान बना रहता है जब तक कि अतिरिक्त पूंजी को सन्निविष्ट न किया जाए
अथवा निकासी ना की जाए। साझेदारों का चालू खाता डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दिखा सकता है। इसलिए स्थिर पूंजी विधि के तहत प्रत्येक साझेदार के लिए दो खाते अर्थात पूंजी खाता और चालू खाता अनुरक्षित किया जाता है। साझेदारों का पूंजीगत खाता हमेशा बैलेंस शीट में देयता पक्ष में दिखाई देता है, जबकि चालू खाते को देयता पक्ष पर दिखाया जाना चाहिए यदि उनके पास क्रेडिट बैलेंस है, और परिसंपत्ति पक्ष पर दिखाया जाना चाहिए यदि उनके पास डेबिट बैलेंस है। अस्थिर पूंजी विधि। अस्थिर पूंजी विधि के तहत प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक खाता अनुरक्षित किया जाता है जो पूंजी खाता होता है। पूंजी, आहरण, वेतन इत्यादि पर ब्याज से संबंधित सभी प्रविष्टियां सीधे साझेदार के पूंजी खाते में की जाती हैं। यही कारण है कि पूंजी खाते का शेष स्थिर नहीं रहता है और बदलता रहता है। अगर कोई निर्देश नहीं दिया गया है तो इस विधि के तहत पूंजी खाता तैयार किया जाना चाहिए। लेखांकन की स्थिर और अस्थिर विधियों के बीच अंतर। लेखांकन की स्थिर और अस्थिर विधियों के बीच अंतर के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। खातों की संख्या। लेखांकन की स्थिर विधि के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार के लिए दो खाते, पूंजी और चालू खाता तैयार किए जाते हैं, जबकि अस्थिर विधि में केवल पूंजी खाता अनुरक्षित किया जाता है। समायोजन। स्थिर पूंजी विधि में पूंजी, वेतन, आहरण पर ब्याज इत्यादि जैसे लेन देनों के सभी समायोजन चालू खाते में किए जाते हैं, जबकि दूसरी विधि में ये सभी लेन देन पूंजी खाते में किए जाते हैं। स्थिर शेष। लेखांकन की स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते का शेष अपरिवर्तन बना रहता है जब तक कि पूंजी में निवेश या पूंजी से निकासी न की जाए, जबकि दूसरी विधि में पूंजी खाते के शेष में समय समय पर उतार चढ़ाव होता है। क्रेडिट शेष। स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट शेष दिखाता है, जबकि अस्थिर विधि में पूंजी खाता कभी-कभी डेबिट शेष दिखाता है। साझेदारों के बीच लाभ का वितरण। साझेदारों के बीच लाभ और हानि का वितरण विलेख के माध्यम से निर्धारित अनुपात के अनुसार किया जाता है। यदि कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है तो लाभ और हानि सभी साझेदारों के बीच समान रूप से वितरित की जाती है। साझेदारी फर्म में साझेदारों के बीच विलेख में निर्धारित उनके लाभ विभाजन अनुपात में वितरित किए जाने के लिए लाभ और हानि की अंतिम राशि की गणना करने के लिए लाभ और हानि विनियोजन खाता तैयार करना महत्वपूर्ण है। लाभ और हानि विनियोग खाता। लाभ और हानि विनियोग खाते का उद्देश्य ये दिखाना होता है कि साझेदारों के बीच लाभ और हानि को कैसे वितरित किया जाता है। फर्म को पूंजी पर ब्याज, वेतन, साझेदार के कमीशन, आहरण पर ब्याज इत्यादि के लिए जो भी लेन देन करना आवश्यक होता है वो इस खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। लाभ और हानि विनियोग खाता शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के साथ शुरू होता है, जिसे लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती हैं। 1. लाभ और हानि विनियोग खाते में लाभ और हानि खाते का हस्तांतरण करके। उस स्थिति में दो स्थितियां हैं।
यदि लाभ और हानि खाता क्रेडिट शेष दिखाता है, यदि लाभ और हानि खाता डेबिट शेष दिखाता है। 2. पूंजी पर ब्याज। यदि पूंजी पर ब्याज को साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट करना हो, कृपया ध्यान दें कि ऐसा साझेदारों के व्यक्तिगत खातों के लिए किया जाएगा। लाभ और हानि विनियोग खाते में पूंजी पर ब्याज हस्तांतरित करने के लिए। 3. आहरण पर ब्याज। साझेदारों के पूंजी खाते में आहरण पर ब्याज प्रभारित करने के लिए लाभ और हानि विनियोग खाते में आहरण पर ब्याज हस्तांतरित करने के लिए। 4. साझेदारों का वेतन। साझेदारों के पूंजी खाते में साझेदारों का वेतन जमा करने के लिए साझेदारों का वेतन लाभ और हानि विनियोग खाते में स्थानांतरित करने के लिए। 5. साझेदारों का कमीशन। साझेदारों के पूंजी खाते में कमीशन जमा करने के लिए लाभ और हानि विनियोग में साझेदारों को भुगतान किया गया कमीशन स्थानांतरित करने के लिए। 6. विनियोग के बाद लाभ और हानि की भागीदारी। यदि लाभ है, यदि हानि है। पूंजी पर ब्याज का परिकलन। सभी साझेदारों की सहमति के बिना साझेदार की पूंजी पर किसी ब्याज की अनुमति नहीं है। साझेदारी विलेख में इसका उल्लेख होने पर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज उस दर से दिया जाता है जिस पर सभी साझेदार सहमत होते हैं और उस समय के लिए पूंजी लेखांकन वर्ष में व्यवसाय में बनी रहती है। पूंजी पर ब्याज दो स्थितियों में प्रदान की जाती है। जब साझेदार समान रूप से योगदान नहीं करते हैं, लेकिन लाभ समान रूप से साझा करते हैं। जब साझेदार पूंजी की समान राशि का योगदान करते हैं, लेकिन लाभ विभाजन अनुपात उनके बीच असमान होता है। आइए पूंजी पर ब्याज का परिकलन समझने के लिए कुछ उदाहरणों की सहायता लें। उदाहरण के लिए रोहित, रश्मि और राजन व्यवसाय में 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए लाते हुए साझेदारी करते हैं। उन्होंने लाभ और हानि समान रूप से साझा करने का फैसला किया और सहमति व्यक्त की कि पूंजी पर ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से साझेदारों को प्रदान किया जाएगा। वर्ष के दौरान किसी भी साझेदार द्वारा पूंजी का कोई अतिरिक्त सन्निवेशन या निकासी नहीं किया जाता है, इसलिए पूंजी पर उनके ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी। रोहित के लिए 30,000, रश्मि के लिए 20,000, राजन के लिए 10,000। एक और उदाहरण लें, जहां रेशमा और राधा फर्म में साझेदार हैं और अप्रैल 2005 को पूंजी खाता शेष क्रमशः 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए था। रेशमा ने 1 अगस्त 2005 को 1 लाख रुपए अधिक पूंजी का सन्निवेश किया और राधा 1 अक्टूबर 2005 को 1.5 लाख रुपए की अगली पूंजी ले आई। पूंजी पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति है। पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी। आहरणों पर ब्याज। कभी कभी कोई उद्घाटन पूंजी नहीं दी जाती है। इस स्थिति में हमें इससे सभी प्रकार का समायोजन करने के बाद अंतिम पूंजी के आधार पर पूंजी पर ब्याज की गणना करने से पहले उद्घाटन पूंजी की गणना करने की आवश्यकता होती है। आहरणों पर ब्याज।
साझेदारी विलेख में साझेदारों द्वारा फर्म में से आहरित राशि पर ब्याज के लिए किया जाने वाला समायोजन हो सकता है। यदि विलेख में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो कोई ब्याज नहीं प्रभारित किया जाएगा। यदि इसका विलेख में उल्लेख किया गया है, तो उस अवधि के लिए सहमत दर पर ब्याज प्रभारित किया जाता है, जिसके लिए लेखांकन वर्ष में साझेदारों के साथ धन बकाया है। विभिन्न स्थितियों में आहरण पर ब्याज की गणना। जब प्रति माह में स्थिर राशि को आहरित किया जाता है, मान लीजिए कि हर महीने साझेदारों द्वारा स्थिर राशि आहरित की जाती है। इसलिए समय अवधि की गणना करने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि कब स्थिर राशि आहरित की गई थी। यदि पैसा हर महीने की पहली तारीख को आहरित किया जाता है, तो कुल राशि पर ब्याज की गणना 6 महीने और 15 दिन के लिए की जाएगी। यदि हर महीने के अंत में आहरित किया जाता है, तो इसकी गणना 5 माह और 15 दिनों के लिए की जाएगी। और यदि महीने के मध्य में आहरण किया जाता है, तो इसकी गणना 6 महीने के लिए की जाएगी। उदाहरण के लिए, अंकित ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान फर्म से 10,000 रुपए प्रति माह आहरित किया। अलग अलग स्थितियों में औसत अवधि की गणना और आहरण पर ब्याज निम्नानुसार होगा। आहरणों पर ब्याज जारी। जब हर तिमाही में स्थिर राशि को आहरित किया जाए, जब कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही में एक स्थिर राशि आहरित करता है, तो ब्याज की गणना उस समय के आधार पर की जाती है जब राशि आहरित की जाती है। यदि इसे तिमाही की शुरुआत में आहरित किया जाता है, तो ब्याज की गणना 7.5 महीने की अवधि के लिए की जाती है। यदि तिमाही के अंत में राशि आहरित की जाती है, तो ब्याज की गणना 4.5 महीने के लिए की जाती है। आइए हम सतीश और तिलक का एक उदाहरण लें, जो लाभ और हानि समान रूप से साझा करते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान सतीश ने 30,000 रुपए तिमाही आहरित किया। यदि आहरणों पर प्रभारित किया जाने वाला ब्याज 8% प्रतिवर्ष है, तो औसत अवधि और आहरणों पर ब्याज की गणना निम्नानुसार होगी। जब अलग अलग धनराशियों को भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर आहरित किया जाता है, संगठन में जब साझेदार अलग अलग समय अवधियों पर अलग अलग राशि आहरित करते हैं, तो उस स्थिति में आहरण पर ब्याज की गणना उत्पाद विधि के आधार पर की जाती है। उत्पाद विधि के अंतर्गत हर बार धन आहरण को उस महीने से बहुगुणित करते हैं जिसके लिए वो वित्तीय वर्ष के दौरान आहरित रहता है। अवधि की गणना आहरण की तिथि से लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन तक की जाती है। उदाहरण के लिए, शहनाज ने 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपनी फर्म से निम्नलिखित राशि आहरित की। यदि ब्याज की दर 7% प्रति वर्ष है, तो उत्पाद विधि के अनुसार आहरण पर ब्याज की गणना करें। जब आहरण की तिथियां निर्दिष्ट नहीं होती हैं, जब साझेदारों द्वारा आहरित कुल राशि दी गई होती है, लेकिन आहरण राशि की तिथि निर्दिष्ट नहीं होती है, तो उस स्थिति में
ये माना जाता है कि राशि पूरे वर्ष अनियमित रूप से आहरित की गई है। उदाहरण के लिए, शालिनी ने 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान साझेदारी फर्म से 60,000 रुपए आहरित किया और आहरण पर ब्याज की दर प्रतिवर्ष 8% है। ब्याज की गणना के लिए अवधि को 6 माना जाएगा, जो कि एक औसत अवधि है, और ये माना गया है कि पूरे वर्ष के दौरान अनियमित रूप से राशि आहरित हुई है। आहरण पर ब्याज की राशि निम्नानुसार 2,400 रुपए है। साझेदार को लाभ की गारंटी। कभी कभी फर्म में एक नया साझेदार फर्म में लाभांश के रूप में न्यूनतम राशि की गारंटी देकर शामिल किया जाता है। धनराशि की ऐसी गारंटी पुराने साझेदारों द्वारा एक निश्चित अनुपात में दी जा सकती है या एक पुराने साझेदार द्वारा अन्य साझेदारों की सहमति से दी जा सकती है। नए साझेदार को लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार लाभ का हिस्सा गारंटीकृत राशि से कम होने पर न्यूनतम गारंटीकृत राशि दी जाती है। जब आहरण की तिथि निर्दिष्ट नहीं होती है और पूर्व समायोजन। आइए हम एक उदाहरण के साथ लाभ की गारंटी को समझें। मधु और रक्षिता, जो एक फर्म में साझेदार हैं, कनिका को अपनी फर्म में उसे फर्म के मुनाफे में उसके हिस्से के रूप में न्यूनतम 25,000 रुपए की गारंटी देते हुए शामिल करने का फैसला करती हैं। फर्म ने वर्ष के दौरान 1,20,000 रुपए का लाभ अर्जित किया और भागीदारों के बीच सहमत लाभ विभाजन अनुपात 2:3:1 तय किया गया। आइए समझें कि इसे उनके बीच कैसे वितरित किया जाएगा। पूर्व समायोजन। कभी कभी अंतिम लेखा तैयार करने के बाद विवरणों की तैयारी या लेन देन के अभिलेखन में कई गलतियां या चूक होती हैं। इन सभी चूकों और त्रुटियों को समायोजन करके सही किया जा सकता है। इसलिए पुरानी लेखा प्रविष्टियां बदलने के बजाय आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं। लाभ और हानि समायोजन खाता के माध्यम से या सीधे संबंधित साझेदारों के पूंजी खातों में। आइए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझें। रमीज और जहीर बराबर के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2006 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 रुपए और 1,00,000 रुपए थी। 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का लेखा तैयार किए जाने के बाद ये पता चलता है कि साझेदारी विलेख में प्रतिवर्ष 6% की दर से प्रावधान किए गए ब्याज को लाभ वितरण से पहले साझेदारों की पूंजी खाते में जमा नहीं किया गया है। प्रविष्टियों की चूक और अंतिम लेखे। इस मामले में साझेदारों के पूंजी खातों में जमा नहीं की गई पूंजी पर ब्याज है। रमीज के लिए 3,000 रुपए, 6/100 गुणे 50,000, और जहीर के लिए 6,000 रुपए, 6/100 गुणे 1,00,000। यदि पूंजी पर विधिवत ब्याज प्रदान किया गया होता तो फर्म का लाभ 9,000 रुपए तक कम हो गया होता। इस चूक से लाभ और हानि खाते यानी 9,000 रुपए के समायोजन के बिना के अनुसार लाभ की पूरी राशि साझेदारों के बीच उनके लाभ विभाजन अनुपात में वितरित की गई है।
और पूंजी पर ब्याज की राशि को उनके पूंजी खातों में जमा नहीं की गई है। इस त्रुटि को निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से संशोधित किया जा सकता है। अंतिम लेखे। साझेदारी फर्म के अंतिम लेखे एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के लेखों की तरह तैयार किए जाते हैं। एकमात्र अंतर साझेदारों के बीच लाभ का वितरण है। व्यापार और लाभ और हानि खाता तैयार करने के बाद निवल लाभ या शुद्ध हानि को लाभ और हानि विनियोग खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सभी समायोजन लाभ और हानि विनियोग खाते के माध्यम से किए जाते हैं, चाहे ये पूंजी पर ब्याज हो, ऋण पर ब्याज हो, वेतन, कमीशन आदि। ऐसा व्यवसाय को संचालन के परिणामों तथा स्वामियों के बीच लाभ के वितरण के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जब दो या दो से अधिक लोग व्यवसाय शुरू करते हैं या स्थापित करते हैं और लाभ और हानि को समान रूप से साझा करते हैं, तो उन्हें साझेदार कहा जाता है। साझेदारों के बीच संबंध को साझेदारी के रूप में जाना जाता है। साझेदारी शुरू करने के लिए एक समान लक्ष्य वाले कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी विलेख साझेदारों के बीच लिखित या मौखिक समझौता है। इसमें समझौते की शर्तें शामिल होती हैं। यदि साझेदारी विलेख में लाभ और हानि साझा करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो उसे साझेदारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। कोई भी साझेदार सभी साझेदारों की सहमति के बिना व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी पर किसी भी ब्याज का दावा नहीं कर सकता है। स्थिर पूंजी विधि में साझेदारों की पूंजी जिस समय समझौते के अनुसार अधिक राशि निवेश या आहरित की जाती है, उस समय तक स्थिर होती है। अस्थिर पूंजी विधि के तहत प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक खाता अनुरक्षित किया जाता है, जो पूंजी खाता होता है। लाभ और हानि विनियोग खाते का उद्देश्य ये दिखाना होता है कि साझेदारों के बीच लाभ और हानि को किस तरह वितरित किया जाता है।